नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम खाद के बेसल डोज के बारे में जानेंगे। बेसल डोज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या है, वह साथ ही जानेंगे कौन सी खाद देना है बेसल डोज के रूप में और कौन सी खाद को नहीं देना है, वह क्या मात्रा किस मात्रा में खाद को देना है। सबसे पहले किसान भाइयों, किसी भी कार्य का आगाज अगर अच्छा होगा तो उसका अंजाम अच्छा होगा। बेसल डोज भी यही है, आगाज, शुरुआत। पपीता के खेत में पपीता लगाने से पहले बगीचे की शुरुआत में जब हम खेत तैयार करते हैं तब जो खाद डाली जाती है वही बेसल डोज होता है। बेसल डोज का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जाता है, खेत तैयार करते समय। आगे हम इसकी डिटेल जानेंगे। पपीता के खेत में पपीता को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल के द्वारा मिल जाते हैं। वह साथ ही प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, व साथ ही माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम आदि तत्वों की पपीता को पूरे साल भर, वर्ष भर जरूरत होती है। तो बेसल डोज डालने से हमें ये लाभ होगा, पपीता को पूरे 1.5 वर्ष तक पोषण प्रदान होता रहेगा, क्योंकि बेसल डोज धीरे धीरे रिलीज होते हैं। वो पपीता की जो वाइट रूट बनेगी वो उनका अवशोषण करके धीरे धीरे पपीता को न्यूट्रिशन देते रहेंगे, जिससे पपीता के फूल व फल की संख्या बढ़ती रहेगी। वह पौधा वर्ष भर हेल्थी रहेगा, जिसके कारण बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। वह साथ ही रासायनिक खाद का खर्च भी बचेगा। अब हम जानेंगे कौन सी खाद का प्रयोग हमें बेसल डोज के रूप में करना है। तो किसान भाइयों, हमें सिर्फ गोबर की खाद, पकी हुई गोबर की खाद को लेना है, वह साथ में फॉस्फोरस का प्रयोग करना है। इनकी मात्रा हमें रखना है प्रति एकड़ 4 ट्राली से अधिक। 4 ट्राली से ज़्यादा देसी खाद डालना है। वह सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करना है हमें लगभग 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा अन्य कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसेक्ट की समस्या अगर हमारे खेत में है तो हम फिब्रोनिल रिएजेंट का प्रयोग 10 किलो प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। अन्य खाद के रूप में नाइट्रोजन व पोटास का प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर हम यूरिया के रूप में प्रयोग करेंगे तो जब पपीता का बगीचा लगाएंगे तो उसकी हाइट हो जाएगी, जबकि हमारा पौधा शुरुआत में हाइट नहीं लेना चाहिए, उसका स्टेम ग्रोथ करना चाहिए। अगर पौधा हाइट लेगा तो फल ऊंचाई पर लगेंगे और पौधा पूरा भर नहीं पाएगा। इसलिए प्रचुर मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करें। साथ ही जल में घुलनशील खाद का भी प्रयोग नहीं करना है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, 19-19-19, 052-34, इनका भी प्रयोग हमें बेसल डोज के रूप में पपीता के बगीचे में नहीं करना है। के पौधे में फ्लावर की संख्या को बढ़ाने के लिए बीच में समय अनुसार हम बोरोन का प्रयोग करेंगे। वह साइज व वजन बनाने के लिए फेरस व मैग्नीशियम का प्रयोग करेंगे। साथ ही प्राथमिक पोषक तत्व NPK को हम संतुलित मात्रा में समय समय पर शेड्यूल के अनुसार लगातार देंगे, रिंग विधि के द्वारा। और अगर ड्रिप से बगीचा है हमारा तो वाटर सोल्यूबल 19-19, 052-34 समय के अनुसार इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, सावधानी के रूप में हमें याद रखना है, गोबर की खाद का जब हम प्रयोग करेंगे तो गोबर की खाद पूरी तरह से पकी हुई हो। कच्ची गोबर की खाद का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अगर कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग हुआ तो वो दीमक की खुराक बनेगी, जिसके कारण आपके खेत में दीमक डेरा डाल लेगी व आपकी फसल को नुकसान होगा। वह साथ में परजीवी कीटों की संख्या भी बढ़ेगी। वह साथ ही कच्ची खाद में खरपतवार के बीज भी पाए जाते हैं, जिसके कारण अपने खेत में खरपतवार की समस्या होगी, जिससे निंदाई गुड़ाई का खर्च बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों, सावधानी पूर्वक अनिवार्य रूप से पकी हुई देसी खाद का ही प्रयोग करें। और अंत में किसान भाइयों, जाते जाते कहना चाहेंगे कि जब भी पपीता का बगीचा लगाएं, प्रति एकड़ 4 ट्राली से ज़्यादा देसी खाद, पकी हुई देसी खाद का प्रयोग करें, जिससे आपका बगीचा पूरे वर्ष हेल्थी रहे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहे। वह देसी खाद में ट्राइकोडर्मा व नीम की खली का भी प्रयोग करें, ताकि फंगस जनित बीमारियों से भी बचाव हो।